दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव चंदनपुर की उस गरीब सी गली में जहां सूरज की पहली किरण भी धीरे धीरे पहुंचती है। वहां रहती थी रिया, एक ऐसी मासूम लड़की जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन हाथों में सिर्फ मजबूरी की रेखाएं। उसके पिता हरी सिंह दिन रात दूसरों के खेतों में पसीना बहाते, फिर भी घर में कभी कभी शाम की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। प्रिया के पैरों में पुरानी फटी चप्पलें, कंधे पर एक फटा सा थैला जिसमें कुछ पुरानी किताबें और एक टूटी स्लेट होती, लेकिन फिर भी वह गांव की उन चुनिंदा लड़कियों में से एक थी जो स्कूल जाने का साहस रखती, क्योंकि उसके दिल में एक जलती हुई लौ थी कि वह पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनेगी और गांव की हर लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलाएगी। जहां हर सुबह उसकी माँ आंसुओं को छिपाते हुए उसे विदा करती और कहती कि बेटी, सपने मत छोड़ना। लेकिन गरीबी की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कभी कभी उन सपनों पर भी छाया पड़ जाती। उसी गांव में दूसरी तरफ था आरव, जमींदार साहब का इकलौता बेटा, जिसका जीवन ऐशो आराम से भरा था। सुबह उठते ही नौकर उसे नहलाते, अच्छे कपड़े पहनाते, स्वादिष्ट नाश्ता कराते और चमकती साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाते। घर में बड़ी हवेली, घोड़े गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था जो कोई सोच सकता है। लेकिन आरव का मन हमेशा कुछ और ही खोजता। वह स्कूल में बोर होता क्योंकि उसके पिता कहते कि लड़कों को सिर्फ जमीन जायदाद और कारोबार देखना चाहिए, पढ़ाई तो लड़कियों का काम है। लेकिन आरव की आंखें हमेशा प्रिया की तरफ खींचती, क्योंकि वह देखता कि प्रिया कैसे हर दोपहर स्कूल छूटने के बाद गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें खोलती और पढ़ाई में डूब जाती। उसकी मासूमियत और मेहनत उसे छू जाती, और एक दिन हिम्मत जुटाकर वह चुपके से अपनी साइकिल खड़ी करके उसके पास पहुंच गया। उसकी नजरें प्रिया की किताबों पर टिकीं और धीरे से बोला कि प्रिया, मुझे भी पढ़ना है, सच में पढ़ना है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ये सब बेकार है। प्रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और मुस्कुराकर कहा कि नहीं आरव, पढ़ाई किसी की जागीर नहीं, ये तो सबका हक है। अगर तू स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता तो चल, मैं तुझे सिखाऊंगी। और उस दिन से दोनों की दोस्ती की ऐसी नींव पड़ी कि मानो पूरी दुनिया बदल गई। हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे वे किताबें बांटकर बैठते। प्रिया आरव को सिखाती, गणित के सवाल हल करवाती, हिंदी की कहानियां सुनाती, और आरव बदले में अपनी नई किताबें लाकर प्रिया को देता। उनकी हंसी गूंजती, सपने साझा होते। प्रिया कहती कि मैं अफसर बनूंगी और गांव बदलूंगी। आरव कहता कि मैं इतना बड़ा बनूंगा कि पूरे गांव में स्कूल बनवाऊंगा जहां हर बच्चा पढ़ सके, कोई भूखा न रहे। और ये शामें इतनी खूबसूरत हो जाती कि समय रुक सा जाता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी तूफान आते हैं जो सब कुछ उड़ा ले जाते हैं। और ऐसा ही एक तूफान आया जब एक शाम प्रिया के पिता हरी सिंह को अचानक तेज बुखार ने जकड़ लिया। गांव के वैद्य ने हाथ जोड़कर कहा कि अब शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ वरना जान का खतरा है। घर में पहले से ही कर्ज का बोझ था, एक भी पैसा नहीं बचा था दवा के लिए। प्रिया की माँ रो रो कर बेहाल हो गई। रात भर प्रिया सो नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे और दिल में एक सवाल गूंजता कि अब क्या होगा। सुबह उठी तो घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई, बेचने लायक कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर अपनी किताबों पर पड़ी, वही किताबें जो उसके सपनों का एकमात्र सहारा थीं, जो उसे रातों में जगाती और दिन में हौसला देती। लेकिन पिता की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। तो आंसुओं को पीते हुए उसने सारी किताबें झोले में भरीं और बाजार चली गई। एक एक किताब बेची, जो पैसे मिले उनसे पिता को शहर ले गई, इलाज करवाया, दवाइयाँ लीं, और पिता की जान तो बच गई, लेकिन प्रिया के सपने हमेशा के लिए टूट गए। अब स्कूल जाना छूट गया, घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। वह दिन रात काम करती, लेकिन दिल में वो शामें याद आती जब आरव के साथ पढ़ती थी। और इधर आरव के पिता जमींदार साहब ने फैसला सुना दिया कि बेटा, अब तुझे शहर के बड़े बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा हूँ, यहाँ रहकर तू बिगड़ जाएगा। विदाई का दिन आया। दोनों आखिरी बार बरगद के पेड़ के नीचे मिले। हवा में सन्नाटा था, प्रिया की आंखें बह रही थीं,
उसने कांपते हाथों से आरव का हाथ थामा और बोली कि आरव, मैं शायद अब कभी स्कूल न जा पाऊं, लेकिन तू पढ़ना, बहुत आगे बढ़ना, बड़ा आदमी बनना। आरव की आंखें भी नम हो गईं। उसने प्रिया से कहा कि तूने मेरे लिए अपनी सारी किताबें बेच दी, मैं वादा करता हूं कि एक दिन लौटूंगा और ये कर्ज चुकाऊंगा। शहर की बड़ी गाड़ी धूल उड़ाती चली गई। प्रिया वहीं खड़ी रही, हाथ में घर की चाबी, दिल में टूटे सपने और आंखों में आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साल बीतते गए। आरव शहर पहुंचा, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, फिर बड़े कॉलेज में विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री ली, मेहनत की, रात दिन एक किए, संघर्ष किया और आज वह शहर का मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी कंपनी आरव एंटरप्राइजेज करोड़ों में कारोबार करती। अखबारों में उसकी तस्वीरें, मैगजीन के कवर पर चेहरा, लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगला, सब कुछ था जो दुनिया देखकर जलती। लेकिन रात के अंधेरे में जब वह अपने पेंटहाउस की बालकनी पर खड़ा होता तो आंखें गांव की तरफ ताकती। उसे चंदनपुर की मिट्टी की खुशबू याद आती, तालाब का पानी और सबसे ज्यादा प्रिया की वो मासूम मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ी उसके दिल में। वह जानता था कि उसकी सारी सफलता की जड़ प्रिया का त्याग था, जिसने अपनी किताबें बेचकर उसे पढ़ने का मौका दिया। और एक दिन मुंबई के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में यंग अचीवर अवार्ड का समारोह था। मंच पर आरव खड़ा था, काले सूट में, चमकती ट्रॉफी हाथ में। हॉल तालियों से गूंज रहा था, कैमरों की फ्लैश चमक रही थीं। लेकिन जब उसने माइक थामा तो आवाज में कंपी थी। उसने कहा कि आज ये अवार्ड मेरे लिए सिर्फ ट्रॉफी नहीं, ये उस दोस्त की अमानत है जिसने अपने सपने कुर्बान करके मुझे यहाँ पहुँचाया। आज मैं जो हूँ उसका असली हकदार कोई और है, उसका नाम है प्रिया। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी सारी किताबें बेच दी ताकि मैं पढ़ सकूं। आज मैं उसे सलाम करता हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर तालियां गूंजी। लोग पूछने लगे कि ये प्रिया कौन है, लेकिन आरव की आंखें नम थीं। उस रात उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं। अगली सुबह सूरज निकलते ही मुंबई की सड़कों से निकलकर एक काली लग्जरी कार हाईवे पर दौड़ी। पीछे छूटती गईं ऊंची इमारतें, मॉल, फ्लाईओवर और सामने आते गए खेत, पेड़, मिट्टी की सौंधी महक। आरव खिड़की खोलकर बैठा था, हवा उसके चेहरे से टकराती। आंखें बंद की तो बचपन की तस्वीरें जीवित हो गईं। बरगद का पेड़, प्रिया की चोटी में बंधा नीला रिबन, किताबों की खुशबू, सब कुछ इतना जीवंत कि दिल धड़क उठा। दोपहर ढलते ढलते कार चंदनपुर पहुंची। गांव वाले हैरान कि ये कौन सी फिल्मी गाड़ी है, कोई बड़ा साहब आया क्या? बच्चे दौड़कर पीछे लग गए। कार ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुकी जहां कभी दो बच्चे घंटों सपने बुनते थे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। आरव उतरा, महंगा सूट, चमकती घड़ी, काले चश्मे। लेकिन चश्मा उतारा तो बुजुर्ग पहचान गए कि अरे ये तो जमींदार साहब का आरव है। तभी सामने से एक औरत सिर पर पानी का घड़ा रखे आ रही थी। पुराना सलवार सूट, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन चाल में वही पुरानी मासूमियत। जैसे ही नजर आरव पर पड़ी, घड़ा फिसलकर गिर गया, पानी फैल गया। प्रिया की आवाज कांपी कि आरव तू। आरव ने एक कदम बढ़ आया, आंखें भर आईं। प्रिया, मैं लौट आया अपना वादा निभाने को। समय रुक गया, हवा थम गई। सिर्फ दो जोड़ी आंखें थीं जो सालों की जुदाई की कहानी सुना रही थीं। फिर प्रिया ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई कि बड़ा साहब बन गया तू। मैं तो सोचती थी शायद भूल गया होगा। आरव ने सिर झुकाया कि भूलूं कैसे, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ उसे कैसे भूल सकता हूँ। भीड़ बढ़ गई, बच्चे गाड़ी छू रहे थे। आरव ने सबको नमस्ते किया और प्रिया से कहा कि चल कहीं अकेले में बात करें। दोनों बरगद के नीचे बैठे। आरव ने सूट उतारकर जमीन पर बिछाया और प्रिया को बैठने को कहा। फिर बोला कि प्रिया, मैं बहुत पहले आना चाहता था लेकिन डर लगता था कि तू नाराज न हो जाए। प्रिया ने आंखें नीची की कि नाराज क्यों? मैंने तेरे लिए किताबें बेची, स्कूल छोड़ा, लेकिन कभी नहीं सोचा कि तू सच में लौटेगा। आरव ने जेब से पुराना लिफाफा निकाला। उसमें एक फटी किताब का कवर था जिस पर प्रिया का नाम लिखा। ये देख, तेरी वो किताब जो तूने आखिरी में दी थी, मैंने संभाल कर रखी है। प्रिया ने कवर लिया
उंगलियां कांपी कि तूने इसे रखा इतने साल। आरव ने गहरी सांस ली कि प्रिया, मैंने जो कमाया, जो बनाया, उसकी असली मालकिन तू है। आज मैं कर्ज चुकाने आया हूँ। प्रिया चौंकी कि कैसा कर्ज? मैंने तो दोस्ती निभाई थी। आरव उठा, ड्राइवर को इशारा किया। एक मोटा फोल्डर आया। आरव ने भीड़ के सामने ऐलान किया कि सुनो चंदनपुर वालों, मेरी कंपनी का आधा हिस्सा आज से प्रिया का है। ये कागज देख लो, असली हकदार वही है जिसने किताबें बेचकर मुझे पढ़ाया। गांव में सन्नाटा, फिर तालियां गूंजी। लेकिन प्रिया पीछे हटी कि नहीं आरव, ये मैं नहीं ले सकती। मैंने दिल से किया था, बदले की उम्मीद नहीं की। आरव की आंखें लाल हुई कि ये बदला